अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम टू AAR फार्मेसी लेक्चर्स। नेक्स्ट चैप्टर है हमारे पास एंटी डिप्रेसेंट्स। तो डिप्रेशन किसे कहते हैं हम? डिप्रेशन मतलब जब भी इंटेंस फीलिंग ऑफ सैडनेस आए, ठीक है, बंदा सैड फील कर रहा हो, उसके अलावा डिप्रेस मूड में रहे कंटिन्यूसली विदाउट एनी सिचुएशन, तो इसे हम जो है डिप्रेशन कह रहे होते हैं। ज़्यादातर मतलब एक्टिविटीज़ में इंटरेस्ट ख़त्म हो जाएगा, है होपलेसनेस, उसके अलावा जो है सुसाइडल थाट्स वगैरह आना स्टार्ट होंगी, स्लीपिंग पैटर्न में डिस्टर्बेंसेस आ जाएंगी, स्लीपिंग पैटर्न चेंज हो जाएगा बंदे का। तो ये सब चीज़ें जब आ रही हो तो इसे हम जो है डिप्रेशन कह रहे होते हैं। डिप्रेशन की अगर हम पैथोफिजियोलॉजी देखें तो इसमें जो मोनोअमाइन न्यूरोट्रांसमीटर होते हैं ना, वो कम हो रहे होते हैं डिप्रेशन में, ठीक है। ख़ास तौर पे हमारे पास सीरोटोनिन और नॉरएपिनेफ्रिन, वो न्यूरोट्रांसमीटर्स कम होने की वजह से डिप्रेशन हो रही होती है। तो जो भी ड्रग्स इन न्यूरोट्रांसमीटर्स को इंक्रीज़ कर सकती हैं, सीरोटोनिन को, नॉरएपिनेफ्रिन को, वो जो है डिप्रेशन के सिम्टम्स रिलीव कर देंगी। जो मुख्तलिफ एरियाज़ ब्रेन के रिस्पॉन्सिबल हैं मूड के लिए, एक हमारे पास आता है राफा न्यूक्लियाई। राफा न्यूक्लियाई जो है ब्रेन स्टेम के अंदर मौजूद होता है, जो सीरोटोनिन के रिलीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। इसके अलावा सबजीनियल सिंगुलेट कॉर्टेक्स जो है, या जिसे हम ब्रॉडमैन एरिया भी कहते हैं, ये जो है बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में सीरोटोनिन ट्रांसपोर्टर रखता है। इसके अलावा वेंट्रिकल्स जो CSF के अंदर मौजूद होती हैं, ठीक है, सब एराकिनॉइड स्पेस, ये जो है इमोशनल फीलिंग को कंट्रोल कर रही होती हैं। इसके अलावा अमाइगडाला, हिप्पोकैम्पस और प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स जो हैं, ये सब के सब ब्रेन के ऐसे एरिया हैं जो मूड की रेगुलेशन करा रहे होते हैं। सबसे पहली ड्रग क्लास है एंटी डिप्रेसेंट की हमारे पास ट्राईसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट, TCA जिन्हें हम कहते हैं। ट्राईसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट में हमारे पास एमोक्सापिन, डोक्सापिन, अमाइट्रिप्टाइलिन, नॉरट्रिप्टाइलिन, प्रोट्रिप्टाइलिन, इमिप्रामाइन, डेसिप्रामाइन, क्लोमिप्रामाइन, ट्राइम्प्रामाइन या एपोट्रोलिन वगैरह हैं। फार्माकोकाइनेटिक्स अगर हम देखें TCAs की, ओरल रूट के थ्रू अगर दें तो बहुत अच्छी एब्जॉर्ब होती हैं GI के थ्रू। इसके अलावा ये लाइपोफिलिक हैं तो थ्रू आउट द बॉडी अच्छे से डिस्ट्रीब्यूट होगी, क्योंकि लिपिड लविंग है तो मेम्ब्रेन्स को इजीली क्रॉस कर पाएंगी, इसीलिए जो है CNS तक भी अच्छे से ये पेनिट्रेट कर सकती हैं। इसके अलावा प्लेसेंटा को भी क्रॉस कर जाती हैं। मेटाबॉलिज्म इनका लिवर के थ्रू होता है, जबकि ये जो है यूरिन के थ्रू एक्सक्रीट आउट हो रही होती हैं, और इसके अलावा जो है मिल्क के अंदर भी आ रही होती है। प्रेगनेंसी कैटेगरी C से बिलोंग करती है, मगर फिर भी हम जो है इनको प्रेफर नहीं करते, क्योंकि हमारे पास जो है सेफ़र चॉइस SSRIs मौजूद है, सिलेक्टिव सीरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर्स, तो हम उन्हें जो है प्रेफर कर रहे होते हैं। अब ऑटो रिसेप्टर्स का कॉन्सेप्ट क्या होता है कि जो भी हमारे पास नर्व्स होती हैं, न्यूरॉन्स होते हैं ना, उन न्यूरॉन्स में जो है प्री सिनेप्टिक ऑटो रिसेप्टर्स मौजूद होते हैं, जो न्यूरोट्रांसमीटर्स का रिलीज़ कंट्रोल कर रहे होते हैं, ठीक है। मतलब प्री सिनेप्टिक जो न्यूरॉन है ना, उसके ऊपर ऑटो रिसेप्टर होगा। अब उस ऑटो रिसेप्टर की वजह से जो है ना न्यूरोट्रांसमीटर का रिलीज़ हमारे पास हो रहा होगा। अगर ऑटो रिसेप्टर ऑक्यूपाई रहे, फॉर एग्जांपल यहाँ पे ये ऑटो रिसेप्टर मौजूद होता है, अब अगर ऑटो रिसेप्टर के ऊपर हमारे पास जो है न्यूरोट्रांसमीटर बाइंड रहे, मतलब वो ऑक्यूपाई है, तो फर्दर रिलीज़ नहीं हो पाएगा। बॉडी को ये सिग्नल जा रहा होगा, न्यूरॉन को ये सिग्नल जा रहा होगा कि ऑलरेडी बाहर बहुत ज़्यादा क्वांटिटी न्यूरोट्रांसमीटर की मौजूद है, इस वजह से वो जो है ऑटो रिसेप्टर ऑक्यूपाइड है, तो इसलिए फ़र्दर जो है न्यूरोट्रांसमीटर्स रिलीज़ ना किए जाएं। जबकि अगर ऑटो रिसेप्टर अनऑक्यूपाइड रहता है तो फिर जो है न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज़ हो रहे होते हैं फ़र्दर, ठीक है। तो ट्राईसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट जो है वो नॉन सिलेक्टिव है, मतलब ये नॉरएपिनेफ्रिन, सीरोटोनिन, डोपामिन सब के सब पे इफेक्ट कर रहे होते हैं। मैकेनिज़्म अगर हम देखें TCAs का, तो नॉर्मली मोनोअमाइन की ट्रांसमिशन कैसे होती है? अब मोनोअमाइन जो भी हमारे पास न्यूरोट्रांसमीटर ये रिलीज़ होंगे, नॉरएपिनेफ्रिन, सीरोटोनिन, डोपामिन, वो रिलीज़ होंगे, अपना एक्शन दिखाएंगे। एक्शन दिखाने के बाद अब दो तरीके होते हैं जिनसे वो उनका एक्शन टर्मिनेट होता है, या जो है वो न्यूरोट्रांसमीटर वहाँ से रिमूव होते हैं। एक होता है कि उनका मेटाबॉलिज्म हो जाए, जैसे नॉरएपिनेफ्रिन, सीरोटोनिन वगैरह जो भी हैं वो वहाँ पे मेटाबोलाइज हो जाएं। दूसरा उनका रीअपटेक हो जाता है। रीअपटेक का मतलब कि वो वापसी न्यूरॉन के अंदर चले जाते हैं, ठीक है। वापसी न्यूरॉन में चले जाएंगे तो जाहिर सी बात है अब रिसेप्टर्स के साथ बाइंड नहीं होंगे, अपना इफेक्ट नहीं दिखाएंगे। तो अब जो हमारे पास TCA है ना, वो इसका रीअपटेक ब्लॉक कर देती है, ठीक है। न्यूरोट्रांसमीटर का रीअपटेक ब्लॉक हो जाएगा तो वो ज़्यादा टाइम के लिए वहाँ पे मौजूद रहेगा, तो रिसेप्टर्स के साथ ज़्यादा इफेक्ट प्रोड्यूस करेगा, और उसकी वजह से जो है रिस्पांस ज़्यादा आ रहा होता है हमारे पास। तो ट्राईसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट मतलब ट्रांसपोर्टर को ब्लॉक करेंगे तो उसकी वजह से जो है न्यूरोट्रांसमीटर्स की क्वांटिटी बढ़ जाएगी, और जो है रीअपटेक कम होने की वजह से न्यूरोट्रांसमीटर का इफ़ेक्ट बढ़ जाएगा। ये जो है सिम्टम्स को रिड्यूस कर रहा होता है,
ज़्यादातर इसमें जो है हमें एटलीस्ट 4 से 6 हफ़्ते या 4 से 8 हफ़्ते लग जाते हैं फुल थेराप्यूटिक इफ़ेक्ट दिखाने में, जो हमारे पास ट्राईसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट है। कंटिन्यूसली जो बाइंडिंग हो रही होती है न्यूरोट्रांसमीटर की ऑटो रिसेप्टर के साथ, क्योंकि अब अगर न्यूरोट्रांसमीटर ज़्यादा टाइम तक वहाँ पे रहेंगे साइनेप्स के अंदर, तो वो कंटिन्यूसली बाइंड हो रहे होंगे ऑटो रिसेप्टर्स के साथ, तो ऑटो रिसेप्टर्स की डाउन रेगुलेशन हो जाती है। जब ऑटो रिसेप्टर्स की डाउन रेगुलेशन हो जाएगी तो उन पे कोई सिग्नल नहीं आ रहा होगा। अल्टीमेटली क्या होगा कि न्यूरोट्रांसमीटर का रिलीज़ अनकंट्रोल्ड हो जाएगा, मतलब न्यूरोट्रांसमीटर का रिलीज़ फिर बढ़ जाएगा, फर्दर जो है ज़्यादा न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज़ होना स्टार्ट हो जाएंगे। ऑटो रिसेप्टर्स जो है ना वो ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं, मतलब वो डाउन रेगुलेशन में जल्दी चले जाते हैं एज़ कम्पेयर टू जो हमारे पास पोस्ट सिनेप्टिक रिसेप्टर होते हैं। पोस्ट सिनेप्टिक रिसेप्टर तो जैसे हम इस डायग्राम में देखें, जो हमारे पास इफेक्ट प्रोड्यूस करने के लिए ये बाद में रिसेप्टर्स हैं वो हो गए। ऑटो रिसेप्टर जो अपने ही न्यूरॉन के ऊपर मौजूद होते हैं, अब वो जो है ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं डाउन रेगुलेशन के एज़ कम्पेयर टू पोस्ट सिनेप्टिक हमारे पास जो रिसेप्टर्स होते हैं। TCA इसके अलावा जो है हिस्टामाइन रिसेप्टर्स को भी ब्लॉक करते हैं, तो उसकी वजह से सिडेशन, ड्राउजीनेस वगैरह प्रोड्यूस करते हैं, इसीलिए जो है हम इसको प्रेफर करते हैं कि नाइट टाइम में दिया जाए। इसके अलावा कोलिनर्जिक रिसेप्टर्स पे भी अपना इफेक्ट प्रोड्यूस करते हैं TCA, तो उसकी वजह से ब्लड वीएन ज़ीरोस्टोमिया होती है या यूरिनरी रिटेंशन होती है। यूरिनरी रिटेंशन जो है वो M3 रिसेप्टर ब्लॉकेज की वजह से होती है, तो इसीलिए जो है ये प्रोस्टेट हाइपरट्रॉफी में कॉन्ट्राइंडिकेटेड है ट्राईसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट। इसके अलावा जो है GI सिक्रीशंस को भी डिक्रीज़ कर देते हैं, कॉन्स्टिपेशन कॉज करा देते हैं, ग्लूकोमा को जो है एग्जैजरेट कर देते हैं। इसके अलावा टेकीकार्डिया करा रहे होते हैं, सिडेशन, डिक्रीज स्वीटनिंग, उसके अलावा जो है स्वीटिंग कम करने के अलावा हाइपरथर्मिया करा देते हैं, सेक्सुअल डिसफंक्शन भी करा रहे होते हैं। इसके अलावा ये जो है अल्फ़ा 1 रिसेप्टर्स पे भी काम कर रहे होते हैं TCA, वहाँ पे जब ये अपना इफेक्ट प्रोड्यूस करेंगे तो उनकी वजह से आर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन होगी, तो पेशेंट में जो है वो चांसेस होंगे वेजोडाइलेशन की वजह से आर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन के। डेसिपेरामीन जो है हमारे पास ये जो है लेस एंटीहिस्टामिन इफेक्ट प्रोड्यूस करती है और एंटी कोलिनर्जिक इफेक्ट प्रोड्यूस कर रही होती है, इसीलिए ये जो है प्रेफर की जाती है एल्डरली पेशेंट्स के अंदर। इसके अलावा नॉरट्रिप्टलिन जो है उसके अंदर चांसेस कम होते हैं पोस्चरल हाइपोटेंशन वाले इफ़ेक्ट्स के, क्योंकि ये अल्फ़ा रिसेप्टर के साथ एफिनिटी इतनी नहीं रखती नॉरट्रिप्टलिन। थेराप्यूटिक यूजेस अगर हम देखें तो ये एज एंटी डिप्रेसेंट यूज़ होता है। इसके अलावा इमिप्रामाइन जो स्पेसिफिक ड्रग है वो नॉक्टर्नल एन्यूरेसिस के लिए यूज़ की जाती है। 6 साल से बड़े बच्चों में जो रात के वक्त जो है यूरिन पास आउट हो जाती है उसके लिए यूज़ की जाती है इमिप्रामाइन। उसके अलावा ट्राईसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट जो है वो न्यूरोपैथिक पेन को रिलीव करने के लिए भी यूज़ की जाती है। डोज अगर हम देखें अमाइट्रिप्टलिन, इमिप्रामाइन, डेसिप्रामाइन तीनों का 25 mg HS एट द बेड टाइम दी जाती है 25 mg। सेकेंड ड्रग क्लास है हमारे पास सीरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर, सिलेक्टिव सीरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर। SSRI की हमारे पास ड्रग्स हैं सिटालोप्राम, इसिटालोप्राम, फ्लुओक्सेटिन, पेरोक्सेटिन, सर्टलिन, फ्लुवोक्सामाइन। ये जो है सिलेक्टिवली सीरोटोनिन का रीअपटेक इनहिबिट कर देती हैं, ठीक है, उसको ब्लॉक कर देती हैं। इसकी सिलेक्टिविटी जो है सीरोटोनिन के लिए 300 से 3000 गुना ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू नॉरएपिनेफ्रिन के ट्रांसपोर्टर के। मतलब ये स्पेसिफिकली जो है ना सीरोटोनिन के ही ट्रांसपोर्टर को जाके ब्लॉक कर रही होती है। इसके अलावा ये हिस्टामाइन, एड्रीनर्जिक या कोलिनर्जिक किसी भी रिसेप्टर्स को ब्लॉक नहीं करती, तो इसीलिए इसमें जो है ट्राईसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट की तरह ADRs नहीं आते। और इसके अलावा इसमें सेफ्टी प्रोफाइल बहुत अच्छा है, साइड इफ़ेक्ट्स कम है, तो ये जो है TCAs को रिप्लेस कर चुके हैं और उनकी जगह ज़्यादातर हमारे पास SSRI ही यूज़ की जाती है। इनिशियली इफ़ेक्ट जो है हमें 2 हफ्ते के बाद ही ड्रग के आना शुरू हो जाता है, जबकि फुल इफ़ेक्ट जो SSRI का आता है ना वो 4 से 8 हफ्ते बाद ही आ रहा होता है। फार्माकोकाइनेटिक्स अगर हम देखें, ओरली इसकी रैपिड एब्जॉर्प्शन है, GI के थ्रू इफ़ेक्ट नहीं होता कोई भी, मतलब फूड की वजह से इसकी एब्जॉर्प्शन पे। इसके अलावा थ्रू आउट द बॉडी ये डिस्ट्रीब्यूट अच्छे से होती है, CNS के अंदर भी इसकी अच्छी डिस्ट्रीब्यूशन है, प्लेसेंटा को क्रॉस कर सकती है। इसके अलावा मिल्क के अंदर भी एक्सक्रीट हो सकती है। पेरोक्सेटिन के अलावा पेरोक्सेटिन हमारे पास ऐसी है जो प्रेगनेंसी कैटेगरी D से बिलोंग करती है, बाकी सारी की सारी जो हमारे पास SSRIs हैं वो कैटेगरी C से बिलोंग करती हैं। जबकि फ्लुओक्सेटिन फ्लक्स जो है वो सबसे कॉमनली यूज़ हमारे पास एंटी डिप्रेसेंट ड्रग है जो प्रेगनेंसी में कॉमनली यूज़ की जाती है। फ्लुओक्सेटिन और पेरोक्सेटिन जो है ना वो पोटेंशियली साइटोक्रोम P450 एंजाइम को इनहिबिट करती हैं। ये जो है मुख्तलिफ ड्रग्स के मेटाबॉलिज्म के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, ख़ासतौर पे ट्राईसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट, एंटी साइकोटिक, एंटी एरिथमिक या बीटा ब्लॉकर्स जो हैं उनका मेटाबॉलिज्म करा रहा होता है साइटोक्रोम P450। अब ये ड्रग्स जब इस एंजाइम को इनहिबिट कर देंगी तो जाहिर सी बात है उन ड्रग का मेटाबॉलिज्म नहीं हो पाएगा, फिर उनकी कंसनट्रेशन बॉडी के अंदर बढ़ जाएगी। मेटाबोलाइज होती हैं SSRI ग्लूकोनाइडेशन के प्रोसेस के थ्रू और इसके अलावा सल्फेट कॉन्जुगेशन के थ्रू। ADRs अगर हम इसके देखें तो इंसोम्निया काज कराती हैं, इसीलिए प्रेफरेबली मॉर्निंग टाइम में दी जाती हैं। इसके अलावा सेक्सुअल डिसफंक्शन करा रहे होते हैं,
जबकि TCS का कंपैरिजन में ये जो है सेफ़र है, इनके साइड इफ़ेक्ट्स बहुत कम है। डोजेज़ अगर हम देखें, सिटालोप्राम 20 mg QD, इस्टालोप्राम 10 mg QD, फ्लक्स जो है फ्लुओक्सेटिन 20 mg QD, पैरोक्सेटिन हमारे पास 20 mg QD और सेटलिनसाइड जो है वो 50 mg QD दी जाती है। इसके अलावा लास्ट हमारे पास ड्रग क्लास है सिलेक्टिव सीरोटोनिन एंड नॉरएपिनेफ्रिन रीअपटेक इनहिबिटर SSNRI। इसमें हमारे पास ड्रग्स हैं वेनलाफेक्सिन, डेसवेनलाफेक्सिन, डुलोक्सेटिन वगैरह। ये जो है सिलेक्टिवली ब्लॉक करती हैं सीरोटोनिन और नॉरएपिनेफ्रिन दोनों को। इसके अलावा ये हिस्टामाइन या मस्करेनिक रिसेप्टर्स को ब्लॉक नहीं करती, इसीलिए जो इसमें ट्राईसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट्स की तरह ADRs नहीं होते। इसके अलावा ये जो है इफ़ेक्टिव है न्यूरोपैथिक पेन के लिए भी, जबकि हमारे पास जो SSRI थी ना वो न्यूरोपैथिक पेन के लिए यूज़ नहीं की जा सकती। डोजेज़ अगर हम देखें, वेनलाफेक्सिन जो है 75 mg QD, जबकि डुलोक्सेटिन 60 mg QD। बहुत शुक्रिया वीडियो लेक्चर को देखने का। यहाँ पे हमारे जो है फार्माकोलॉजी के लेक्चर्स कंप्लीट होते हैं। फर्दर आप लोगों को कोई कन्फ्यूजन है, कोई टॉपिक समझ में नहीं आई तो आप लोग कमेंट्स में मेंशन कर दें या मुझसे जो है डायरेक्टली आप पूछ सकते हैं।